अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। अपना तयशुदा हमला रोक दिया है और इस मर्तबा कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदीया के कहने पे ट्रंप ने इस हमले को मौखर किया था। इससे पहले पाकिस्तान के कहने पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पे हमने देखा था कि सीज़ फायर को मज़ीद एक्सटेंड किया गया था। अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ये कहा है इंटरव्यू देते हुए MBC को। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने में भी पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तान के कहने पर ही इसे रोका गया था। हर बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई मुल्क आता है और डोनाल्ड ट्रंप को समझाता है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपना तयशुदा फैसला मौखर करना पड़ता है। और इस बार कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदीया के कहने पे ईरान पर हमला मौखर कर दिया गया। लेकिन आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने अहम इजलास भी तलब किया है और साथ ही इस हवाले से न्यूज़ एजेंसीज खबरें दे रही हैं कि जर्मनी की जदीद मिलिट्री साजो सामान इसराइल पहुंचाया जा रहा है, जिसमें C-17 जो ग्लोबल मास्टर है, जिस उसकी गैर मुल्की परवाजें जो हैं वो देखी गई और इसे ये समझा जाता है कि जदीद मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। जिसके बाद हम देखेंगे कि इसराइल को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, वेपन इसराइल मुंतकिल किए जा रहे हैं, क्या इसकी यही वजह है कि एक बार फिर हम देखेंगे कि अमेरिका, इसराइल मिलकर मुश्तरका हमला करेंगे ईरान पे? और जिसके बाद हमने देखा कि ईरान की जानिब से भी दो टोक कह दिया गया है कि अगर किसी भी किस्म की कोई जारियत की तो ईरान भरपूर जवाब देगा। और इसी हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कतरी हम मनसब से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता किया है। मोहसिन नकवी भी 2 रोज़ा दौरे पे ईरान गए थे और इसी की कड़ी जो है वो मिल रही है कि अब रूसी सदर भी चीन का दौरा करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा किया था। इस दौरे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पाया, क्या उनके हाथ आया या फिर मायूसी के साथ उन्हें लौटना पड़ा? जो खबरें सामने आ रही थी वो ये थी कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा नहीं कर लेते उसके बाद तब तक जो है वो ईरान पे हमला नहीं किया जाएगा। और अब यही मुतवक्को है कि कुछ अरसे बाद या कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ही कहा जाएगा कि हम ईरान पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पे जो है वो हमला मौखर किया गया था, सीज़ फायर को मज़ीद एक्सटेंड किया गया था। इसमें मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कमांडोर रिटायर वजुल हसन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। इनके हमरा हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मखदूम बाबर साहब। हसन पीरज़ादा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल अफेयर। साथ ही तेहरान से हमें ज्वाइन किया है अजीम सब्ज़वारी साहब ने। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वजी साहब का। वजी साहब, क्या समझते हैं आप, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अपना हमला मौखर किया है और अब कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदीया के हवाले से बयान आया है कि इन ममालिक की वजह से जो है फिलहाल ईरान पर हमला रोक दिया है? बहुत शुक्रिया खदीजा। देखिए, ये सिचुएशन तो काफ़ी अर्से से अब इसी तरह डेली एपिसोड के तौर पे अनफोल्ड हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपना कोई ऐलान करते हैं और उसके बाद फिर किसी न किसी वजह के ऊपर वो प्लान जो है वो अपना मौखर कर देते हैं जी। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि उनके पास अभी पॉलिसी ऑप्शंस कम रह गए हैं, बिकॉज उन्होंने जितना हमला किया और उस जितने हमले के बाद उन्होंने अपनी कामयाबियां की ये आगाही दी सबको कि जी हमने उनकी मुकम्मल तौर पे नेवी तबाह कर दी है, हमने उनके मिसाइल लॉन्चर्स खत्म कर दिए हैं, आर्मी को खत्म कर दिए। लेकिन जंग में जो मटेरियल से ज्यादा जो उस नेशन का मोराल होता है या उसके नेशन की विल टू फाइट होती है, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, जो कि वो खत्म नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये बार बार जो मामला सामने नजर आ रहे हैं कि जंग जिस मकसद के लिए स्टार्ट की गई जी, जो दरमियान में सिचुएशन डेवलप हुई और अब जिस चीज के ऊपर बातचीत हो रही है, ये तमाम चीजों का आपस में कनेक्ट नहीं है। क्योंकि अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बात आके ठहर गई है, तो उन्होंने ब्लॉकेट के ऊपर ब्लॉकेट कर दिया हुआ। तो अब ये बात ये समझ में आ रही है कि उनके पास ज्यादा पॉलिसी ऑप्शंस नहीं है जितने वो अपना ऐलान कर रहे थे। उससे ये लगता है कि एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी के साथ उनके पास रिस्क बहुत ज्यादा है। जहाजों को करीब नहीं लेके जा सकते, करीब लेके जाएंगे तो ईरान की तरफ से हमला होगा और अगर अमेरिका किसी भी एक बड़े जहाज को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंच गया तो उसकी बहुत सिक्की होगी जी। और मेरा ख्याल ये है कि मेरी असेसमेंट ये है कि टेबल पे आने से पहले दोनों साइड जो है वो अपनी तमाम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की स्किल्स इस्तेमाल कर रही हैं। इट इज अ बैटल ऑफ पेशेंस नाउ।
कि कौन पहले ब्लिंक करता है या कौन पहले जो है वो अपना अपना असूल छोड़ के एक कदम पीछे हटता है। क्योंकि ये हम याद रखें कि ईरान को वो जो जंग में अचीव नहीं कर सका अमेरिका ईरान के साथ, वो टेबल पे बैठ के अचीव करना चाह रहे हैं। और ईरान ने जो कुछ अचीव कर लिया है मैदान जंग में, वो टेबल पे बैठ के उसको लूज नहीं करना चाह रहा। और इस वजह से दोनों की बहुत जो नेगोशिएशन टेबल में अपोजिंग साइड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। बिकॉज ईरान को ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका के साथ, और अमेरिका को भी ट्रस्ट डेफिसिट है ईरान के साथ मुख्तलिफ वजूहात के ऊपर। अब इस तमाम दरमियान में जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जिन्होंने बड़े पेशेंस का मुजाहरा किया, और दरमियान में किसी पाकिस्तान का भी बड़ा अहम रोल है, जो उनके जो सऊदी अरब के प्रिंस फैसल अल तुर्की साहब है मेरा ख्याल है, उन्होंने भी इसका एक बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लाया था अरब न्यूज में। तो अब गल्फ मिडल ईस्ट का ख्याल ये है कि अमेरिका की जो जंग है, ईरान के ऊपर हमला है, उसका उनको वो जल्दी रिजल्ट शायद नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनका नुकसान ज्यादा हो गया। साहब, तेहरान में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अजीम से जान लेते हैं। अजीम, न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जर्मनी से जदीद मिलिट्री साजो सामान इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, और ऐसी खबरें भी सामने आई कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया था, जिसे दुबई की जानिब से डिनाई किया जा रहा है, लेकिन इसराइली मीडिया इस दौरे को क्लेम कर रहा है। देखिए, तेहरान तो पहले दिन से इस बात पर जो है यहाँ पर इत्तेफाक राय पाया जाता है पूरी तरह से कि अमेरिका के ऊपर एतमाद हम नहीं करते और ना ही किया जा सकता है। जो बदएतमादी की दीवार है उसको पहले पाटने की जरूरत है, और उसको पाटने के लिए ईरान ने जो प्रपोजल्स दिए मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के तवज्जुह से, वो सबके सामने है। और अब हाल ही में जो 2 रोज पहले ईरान ने प्रपोजल दिया है, उसमें भी बुनियादी नुक्ता यही है कि पहले आप कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करें, आप ईरान का एतमाद तो हासिल करें। जब आप एतमाद हासिल कर लेंगे, जब वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद हम जो है जो आपके कोर इश्यूज हैं, जिनको आप कोर इश्यूज कहते हैं कि हमारी नजर में वो हमारे हुकूक से मुताल्लिक हैं ईरान के, उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका तो इस पर तैयार ही नहीं है कि वो ना पहले ही वो नेगोशिएशन के लिए आमादा नहीं था, यानी नेगोशिएशन उसके लिए सिर्फ एक चाल थी ईरान को ट्रैप करने के लिए और उस पर हमला करने के लिए। यही वजह है कि ईरान अभी जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, इसमें भी ईरान के अंदर ये राय पूरी तरह से पाई जाती है कि अमेरिका किसी भी वक्त जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि वो इस तरह रोज का हमला जो है उन्होंने मौखर करने का ऐलान किया, जो आज वो करने वाले थे। और अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, उन्होंने एक बार फिर ईरान को थ्रेट किया है कि वो ईरान को जो है वो हमला करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि वो सदर ट्रंप के पास जो है बहुत कुछ करने के लिए अब बाकी बचा नहीं है। दूसरी चीज जिसका जानिब मुझसे पहले मेरे पेशरों ने भी इशारा किया, वो बात बिल्कुल ठीक है कि उनके पास ऑप्शंस अब बहुत ही कम है अमेरिका के पास, और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के पास, क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले ही खुद अमेरिका के अंदर गैर मकबूल थी और यूरोप में भी गैर मकबूल है। बारहा ये कई बार कहा जाता रहा कि ये अमेरिका की जंग नहीं है, ये जो जंग थी वो इसराइल की थी जो अमेरिका लड़ रहा था। बाबर साहब, बारहा हर बार एक ही चीज देखने में आती है। जी एक मिनट, मैं जरा यहाँ पर एक बात, जी ठीक है आप एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। एक बात जो सदर ट्रंप ने रात को जो दावा किया था कि उन्होंने 3 अरब ममालिक के नाम लेकर कि उनकी वजह से या उनके कहने पर उन्होंने जंग मुसल्लत की, मुझे इस पर शक, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि इन अरब ममालिक के भी इल्म में ये बात होगी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं और उनकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स सामने भी नहीं आया। लिहाजा असल बात यही है कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई यानी एक ऐसा मंसूबा होता ईरान के खिलाफ हमले का कि जिसके नतीजे में वो तमाम तर नताइज जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते, तो वो यकीनन पहली फुर्सत में हमला करते। और आइंदा भी अगर उनको ये अचीवमेंट आ गई और उनको ये यकीन हो गया कि वो अहदाफ जो उन्होंने मुतय्यन किए हैं ईरान के खिलाफ वो हासिल हो सकते हैं हमला करके, तो वो यकीनन करें। बिल्कुल ठीक है। मखदूम साहब, हर बार एक ही स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि पाकिस्तान के कहने पे हमने सीज फायर को मजीद एक्सटेंड किया, और अमेरिकन वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी एमबीसी से इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है पाकिस्तान के कहने पे, और अब नए ममालिक की एंट्री हो गई है।
मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, सऊदीया के कहने पे जो है वो हमला मौखर किया गया है। आज जो है अमेरिका ने ईरान पे हमला करना था। अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, उनके सदर क्या बयान देते हैं, अपने ही बयान से यू टर्न ले लेते हैं और हर बार हम देखते हैं कि कोई ना कोई मुल्क आता है और उन्हें अपना ये फैसला जो वो लेते हैं, उन्हें उनसे बार बार कहा जाता है कि इस फैसले से आप हट जाएं या इस फैसले को आप छोड़ दें। जी 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 जी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो भी फैसले ले रहे हैं, अब तक तो वो नजर यही आया कि वो इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल हेड ऑफ द स्टेट है अमेरिका के लिए। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन है, वो जितना भी क्रेडिट पाकिस्तान को देते हैं या जो भी है, लेकिन उसके बरक्स मुझे बड़ी मायूसी हुई जो नई दिल्ली में ब्रिक्स के इवेंट पे अब्बास इराक़ी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लगता है इंडियंस के दबाव पे उन्होंने पाकिस्तान की एफर्ट्स का कोई जिक्र नहीं किया उसमें टोटली। अलबत्ता ओमान की जो उससे पहले हुई थी उनका जिक्र किया। लेकिन इस वक्त जो सेफ एग्जिट चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप उसको देख रहे हैं कि वो कहाँ से मिल सकता है। अब वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की भी बात नहीं हो रही, अब सारा कुछ, अब वो आके एंड पे अब हुर्मुज़ भी आपको नजर आया होगा पिछले कुछ दिनों से, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं। वो न्यूक्लियर के ऊपर सारे बात सेटल हो गए। अब न्यूक्लियर टेस्ट की या जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कहाँ ले जाना है, उस पर बात हो रही है। तो आज अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले रूसी सदर पुतिन चाइना पहुंचे हैं जी। और ये न्यूज थी कि रशिया ने जिम्मेदारी ली है कि हम ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हम शिप करके हम अपनी तहवील में रख लेते हैं। और काफी हद तक अमेरिका भी इस पे एग्री किया हुआ था। और अभी ये जो विजिट ये बीजिंग में इस पे बात हो चुकी है, ऑफिशियली तो कुछ अनाउंस नहीं किया गया। तो मखदूम साहब, क्या ईरान इस पे एग्री होगा कि एनरिचमेंट को जो है वो रूस के हवाले कर दिया जाए फॉर टाइम बीइंग? ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ऑलरेडी इस पे एग्री कर चुके हैं कि किसी, वो पहले इवन इस्लामाबाद टॉक्स में वो पाकिस्तान के भी हक में थे और रशिया के हक में भी वो है। और अब मेरा ख्याल अगर ये आज ये डेवलपमेंट हो जाती है आज या सुबह तक, तो मेरा ख्याल उसके पास उसके बाद कोई जवाब रह नहीं जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के पास कि वो फिर उस पर हमला आवर हों। और मेरा ख्याल है कि अब दोनों साइड्स इस बात तक पहुंच चुके हैं। जितनी हमने लो प्रोफाइल जाते हुए देखा है, ट्रंप जो ज्यादा बात करते हैं वो अपनी पॉलिटिकल ऑडियंस के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑडियंस के लिए करते हैं और उनके बातों को उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और दोनों साइड ये एग्री कर भी चुकी हैं कि जो स्टेटमेंट्स होंगे वो आप अपनी अपनी ऑडियंस के लिए हम देते रहेंगे, लेकिन असल जो एक्सपर्ट लेवल पे और जो ऑफिशियल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, जो डिस्कशंस हो रही थी, वो इस्लामाबाद में भी हो रही थी। तो बाबर साहब, आप ये समझते हैं कि आज जो हमला होना था ईरान पे, वो इन 3 ममालिक की वजह से मौखर किया गया? जी, मैं जितना आप डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें तो वो किसी की मुदाखलत पे कोई फैसला ना शुरू करते हैं ना मौखर करते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि वो किस चीज को हैंडल कर पाएंगे। इस वक्त वो देख रहे हैं वो किस तरह एग्जिट कर पाएंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान, चाइना और रशिया की जो लास्ट डिच एफर्ट्स हैं एक कंक्लूजन की तरफ ले जाने के लिए, मेरा ख्याल है इस वक्त वो बजाय उस पर मुत्तफिक नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल ठीक है हसन, एक तरफ तो हमले की बातें हो रही हैं, फिर नए ममालिक आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को रोक लेते हैं, और अब न्यूज़ एजेंसी खबर दे रही है कि जर्मनी से जदीद मिलिट्री साजो सामान जो है वो इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है। फिर खबरें ये भी सामने आई कि मुत्तहदा अरब अमारात पर भी जो है वो साजो सामान डिलीवर किया जा रहा है। मिलिट्री एसिड के हवाले से हम बात कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जॉर्डन या दुबई की सरजमीन से जो है वो ईरान पर हमला किया जा सकता है? आई थिंक सो जो जिक्र आपने किया फर्स्ट जो गल्फ एलाइज का, आई थिंक सो उसके अंदर सऊदीया, यूएई या कतर के कहने के ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ये हमला मुखर किया, उसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिशें बिल्कुल शामिल हाल है। कॉज हमने देखा कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो ईरान का दौरा करते हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल दौरा है। सिर्फ उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से जो है वो मुलाकात तो उसके अंदर नहीं की, उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, उन्होंने ईरानियन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान से भी बात की है, और उन्होंने बाकर कलीबाफ जो स्पीकर हैं जो कि एक ओल्ड गार्ड समझे जाते हैं ईरानियन पॉलिटिक्स के अंदर, उनसे भी मुलाकात की। तो आई थिंक से बड़ा अहम
दौरा था और उसके अंदर बड़ी अहम मैसेजिंग जो है वो की गई होगी। जहां तक जिक्र है इसराइल के अंदर फ्रॉम जर्मनी जो अमेरिकन जो साजो सामान है उसकी जो मुंतकिली का, आई थिंक सो जो इसराइल एंड अमेरिका है वो ऑब्वियसली वर्स्ट ऑप्शन के लिए जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके हमने इसराइल के सुना जब लास्ट जंग के दरमियान ये जो ब्रोकर हुआ ये सीज फायर, उससे पहले उनके जो स्टॉक्स थे उनकी जो मिसाइल स्टॉक थे ड्रोन्स को रोकने के लिए और एंटी मिसाइल स्टॉक थे, उनके जो आयरन डोम सिस्टम है पूरा उसके जो मिसाइल्स थे वो रिप्लेनिश हुए थे, खत्म हुए थे, उनको दोबारा किया जा रहा होगा। एंड फिर हमने उसके अंदर ये भी देखा कि जो इसराइल ने एक दावा किया कि उन्होंने आयरन डोम की बैटरीज जो है वो यूएई को भी फराहम की हैं। तो आई थिंक सो ये सारी जो चीजें हैं वो उन जो साजो सामान जो खत्म हो चुका था या रिप्लेनिश हुआ था उनको फिल किया जा रहा है ताकि अगर ये जंग दोबारा स्टार्ट होती है तो ये ममालिक उनको काउंटर कर सके। जहां तक इसराइल की कोशिश है, इसराइल की हतुल इम्कान यही कोशिश होगी कि जंग दोबारा से स्टार्ट हो सके, बिकॉज उसके अंदर इसराइली प्राइम मिनिस्टर आप समझते हैं कि एक का नया ब्लॉक बनने जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडिया, इजराइल और अमेरिका इंक्लूडिंग जॉर्डन? देखने में इस वक्त नजर ऐसे आता है कि शायद एक और ब्लॉक जो है वो डेवलप हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर जो पॉइंट लास्ट जिसको आपने भी रेज किया कि बीबी नेतन्याहू ने ये दावा किया कि उन्होंने यूएई का विजिट किया और उसको फौरन जो है वो अबू धाबी की तरफ से जो है वो निगेट किया गया और उनका कहा गया कि उनका दौरा नहीं हुआ। ये बहुत जो है वो एक सबकी है इसराइल की डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर, बिकॉज उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो बयान जारी हुआ था। तो आई थिंक सो जब ये जंग खत्म होगी तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सऊदीया भी यूएई को एंगेज करने की दोबारा कोशिश करेगा और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि इस रीजन के अंदर जो है वो ये ब्लॉक डेवलप हो जो कि प्रो इसराइली डेवलप इतना स्ट्रांग हो, ईरान के खिलाफ भी और बाकी ममालिक के खिलाफ भी। तो आई थिंक सो नजर आता है कि एक अलाइनमेंट जो है वो जारी है, बट आई थिंक सो ये उस सतह पे नहीं पहुंची कि एक प्रॉपर ब्लॉक जो है वो डेवलप हो सके, बिकॉज स्टिल यूएई के बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो बाकी दूसरी जीसीसी कंट्री से जैसे जो है ओपेक्स वो और ओपेक्स प्लस से मुत्तहिदा अरब अमारात का निकल जाना, इसका एक वाज़ेह सबूत भी है क्योंकि बहुत ही पुराना रुकन था। जी, ओपेक से निकलने के अंदर जो है वो एक और जो पॉइंट है वो उनकी प्रोडक्शन है। वो अपनी प्रोडक्शन से 1.4 बिलियन बैरल लेस जो है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे और वो काफी अरसे से उनकी ये जो है वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट थी बाकी ममालिक के लिए कि अपनी हम इस प्रोडक्शन को बढ़ाएं, बिकॉज ओपेक इस नजरिए के ऊपर काफी डेकेड से चलता रहा है कि हम अपनी प्रोडक्शन को कम रखेंगे और प्राइस को ऊपर रखेंगे, और यूएई की जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो उसकी वो पूरी जो है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो वन ऑफ द रीजन उनका निकलने का ओपेक के अंदर से ये भी था कि वो अपनी फ्री मार्केट के अंदर जाके उसको जो है वो बेच सकें। बट ऑब्वियसली जिसके अंदर जो है वो और स्ट्रेटेजिक जो डिसीजंस मेकर हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं और चीजें जो है वो सिर्फ जो है वो प्राइस बेस्ड नहीं होंगी, इसके अंदर एक काफी उन्होंने सोच समझ के इसके अंदर से निकले होंगे। एक जिसका जिक्र आपने पहले इस ब्लॉक की तरफ भी किया, हो सकता है कि प्रेशराइज जो है वो यूएई उसके अंदर भी आया हो। बिल्कुल ठीक है वजी साहब, इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान को धमकी भी दे रहे हैं और जैसे कि हमने इंट्रो में भी जिक्र किया, सवालात भी किए कि कोई ना कोई मुल्क आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को समझाता है और फिर वो अपने तयशुदा फैसले से पीछे हट जाते हैं। लेकिन माजी में भी हमने देखा था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान और अमेरिका के और उन्हीं मुज़ाकरात में इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला कर दिया था ईरान पे। क्या ये जो चीज़ है, ये जो हिस्ट्री है, आपको लगता है कि दोबारा रिपीट हो सकती है? एक बार फिर अमेरिका जो है वो हमला कर देगा ईरान पे? देखिए, पहले की सिचुएशन डिफरेंट थी और अब थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। वो ये वजह है कि पहले मुज़ाकरात हो रहे थे और आम दुनिया का आम ख्याल ये था कि निगोशिएशंस के दौरान हमला नहीं करेंगे, लेकिन जैसे वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में बड़ा एलैबोरेट किया गया कि नेतन्याहू और उनकी टीम ने आके प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफ किया और उस ब्रीफिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पिछले 3-4 सदर बल्कि 4-5 सदर अमेरिका के इजराइल के उस झांसे में नहीं आए थे, वो इस झांसे में आ गए, जिसको न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि जो अमेरिकन मिलिट्री है उनका कहना ये था कि इजराइल की बातें ब्रीफिंग में बहुत बड़ी होती हैं लेकिन उनका रियलिटी के साथ थोड़ा सा गैप होता है। अच्छा, अब उन्होंने तकरीबन
30 दिन की जंग की, और उस 30 दिन की जंग में उनको शायद माजी करीब की जंगों में पहली दफा उनका ये हाल हुआ कि पिछली जंगें जो थी वो काउंटर टेररिज्म कैंपेन में तब्दील हो गई थी, लेकिन इसमें मिलिट्री टू मिलिट्री फायर एक्सचेंज होते रहे, मिसाइल फायरिंग हुई जिसमें उनके नुकसान हुए, इनके खबरें आई कि इनके फाइटर जहाज गिरे हैं, कुछ खबरें ये भी आई थी कि शायद जो इनके शिप्स हैं उनको नुकसान पहुंचा, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा। तो अब ये कदम एक दफा नुकसान उठा लेने के बाद, क्योंकि ताकत का जो डर होता है वो उसका इस्तेमाल करने से पहले होता है, जब एक दफा ताकत इस्तेमाल हो जाती है तो अगली दफा वो ताकत इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेबर रैटलिंग चलती रहेगी, क्योंकि हमने ये भी समझना है कि एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यूएस की, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल एजुकेशन भी किया जाता है। जो एक सिचुएशन चल रही है एप्स्टीन फाइल के हवाले से, और अब रिपब्लिकन पार्टी में भी थोड़ी सी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, जो उनके काउंटर पार्ट है आई थिंक केंटकी के, वो ये फरमा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो काउंटर पार्ट है वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमें एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करना चाहिए, हमें जो जंग है ईरान के साथ उसको कर्टेल करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने पीट हेगसेट के जो डिफेंस बल्कि वॉर सेक्रेटरी, अच्छा वजीर साहब, क्योंकि आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि जो C-17 ग्लोब मास्टर है इसकी गैर मामूली परवाज़ें देखी गई हैं, और इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि जदीद मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जहाँ पे मिसाइल्स भी रखे जा सकते हैं, और साथ ही SM-6 मिसाइल्स भी इजराइल भेजा जा रहा है, और मेरे ख्याल से इसे नेवी के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिकन नेवी जो है वो उस मिसाइल को इस्तेमाल करती है। अच्छा देखिए, ये जो आप जो जिस जहाज का नाम ले रही हैं C-17 का, ये एयरलिफ्ट जहाज है। एयरलिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब कम टाइम होता है और ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, लॉजिस्टिक करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर कम टाइम फ्रेम में, उस वक्त ये इस्तेमाल होता है। अब सिचुएशन ये है कि पिछले मेरा ख्याल है तकरीबन 30 दिन हो गए होंगे कि जिसमें जंग बंदी हुई है। हम ये काफी सारी खबरें सुन रहे थे कि अमेरिका के जहाज चल पड़े हुए हैं, जो उनके मरीन्स को लेकर आ रहे हैं और जो उनके ग्राउंड ट्रूप को लेकर आ रहे हैं, वो कन्वर्ज कर रहे हैं मिडल ईस्ट में। एक तरफ ये बात है, और ये वाली जो खबरें आ रही हैं ये बेसिकली ये खबरें हैं कि जो यूएस की प्रेजेंस है जर्मनी के एयरबेस के ऊपर, जो कि रशियन अटैक के लिए एज नेटो कंट्रीब्यूशन होती है, उधर से वो कुछ अपने जो एमुनेशन है आर्म्स है उसको शिफ्ट करें। SM-6 जो है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल से देखें तो उनके पास इधर एसेट्स चीजें कम हो गई हैं जिसको वो उधर से मंगवाना चाह रहे हैं, या इनको मिडल ईस्ट के ऊपर जो इनके बेसिस थे उस जगह उनको अपनी कैपेबिलिटी को बोस्टर करना है, इसके लिए उसको मंगाए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका के पास अगर वो उसमें कोई अटैक करना चाह रहे हैं तो उसके पास एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है, इंटेंट और वेइंग हो रही है कि ताकत इस्तेमाल करने का ज्यादा फायदा है या उसको थोड़ा सा सब्र करके वेट करके बिल्कुल ठीक है। इसी पे अजीम से पॉइंट लेंगे, क्योंकि अजीम साहब आप तेहरान में मौजूद हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से कई बार सवालात भी किए जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर इस एनरिचमेंट को रूस मुंतकिल किया जाता है तो ईरान इस पे एग्री हो जाएगा? देखिए, ये प्रपोजल कई बार आया है और ईरान इस पर एक बार अमल भी कर चुका है। माजी में अगर आपको याद हो तो इस पर काफी बातचीत हुई, लेकिन अमेरिका इस पर हमेशा जो है वो पसोपेश से काम लेता रहा है और उसने इसको कबूल नहीं किया। हत्ता कि जब तकरीबन कोई 12 साल कबल जब ईरान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए थे और उस वक्त ब्राजील और तुर्किया के साथ के विसातत से भी ये तजवीज़ पेश हुई थी और ईरान ने इस पर एग्री भी कर लिया था कि ठीक है, हम अपना अफजुदा यूरेनियम जो है वो देने के लिए तैयार हैं और उसके बदले जो है वो हम उस जितनी हमारी मकदार है 2.5 उस वक्त में ईरान की रिक्वायरमेंट थी कि उतना जो अफजुदा यूरेनियम है वो हम अपने टाइमली उनसे लेते रहेंगे। लेकिन उस वक्त भी जो है वो अमेरिका मुआहदे से पीछे हट गया था। अब तो मुआहदा उन्होंने फाड़ ही दिया, जो JCPOA था वो सारा जो है वो इतना साल के मुज़ाकरात के बाद जब एक नतीजे पर पहुंचे और उस नतीजे का जो अमेरिका ने हाल किया वो सबके सामने, तो लिहाजा हमारे लिए तो ये बात यानी ईरानियों के लिए, ईरान में यानी कि अब जो निकात शेयर किए गए थे ईरान की जानिब से उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट जी सर। देखिए, ईरान को असल में एटॉमिक मामले की कोई जल्दी नहीं। ईरान ये साफ साफ कह चुका है, ईरान की अर्जेंसी नहीं है। ईरान की अर्जेंसी ये है कि जंग बंदी हो
मुकम्मल तौर पर जंग का खात्मा हो, जंगबंदी नहीं, यानी दुश्मनी का खात्मा हो। आप ये रिटर्न में जो है गारंटी दे अमेरिका कि वो अब दोबारा ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। दूसरे ये कि ईरान के जो नुकसान हुआ इस जंग के अंदर उसको उसका हर्जाना कंपनसेट किया दिया जाए। आबनाए हुर्मुज पर ईरान की जो टेरिटोरियल जो क्या नाम है कलमरो की मुख्तारी, हिसाब से उसकी जो बालादस्ती है उसको अमेरिका तस्लीम करे। असल ईरान का मसला एटॉमिक नहीं है। ईरान वो चाहते हैं जबकि अमेरिका तो मुद्दई है इस बात का कि दावेदार है कि उसने जो है वो बम्बार्टमेंट करने के बाद में ईरान की जो कैपेबिलिटी है यूरेनियम एनरिचमेंट की और खुद यूरेनियम को उसने उसको तबाह कर दिया, तो फिर किस बात का उसको ईरान से मुतालबा किया जाता है। तो लिहाजा ईरान इस बात को पूरी तरह से समझता है। और मेरा सवाल ही यही था कि अगर आप वो मेरा सवाल ही आपसे ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा ये अव्वल- कहा कि अव्वल जो निकात ईरान की जानिब से अमेरिका को मिले हैं उसमें जौहरी हथियार के हवाले से जिक्र नहीं किया गया था, यूरेनियम के हवाले से जो है वो जिक्र नहीं किया गया था। बारहा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई बार ये कह चुके हैं। जी सब्जवारी साहब। जी जी, मैं इसी नुक्ते की जानिब आना चाह रहा हूँ कि ईरान के लिए ये मैटर ही नहीं करता। दूसरी चीज ये कि ईरान ने यूरेनियम अफजूदा कहीं बाहर से तो खरीदा नहीं है, उसने खुद किया ही, टेक्नोलॉजी उसकी अपनी है। ये उसकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की एक अलामत, वो इसको किस तरह से जो है वो उठाकर बाहर फेंक देगा, ठीक है ना। और अगर फेंकेगा, अगर मिसाल के तौर पर ईरान इस पर एग्री भी कर लेता है तो इसके लिए उसको कोई टेक ऑफ तो चाहिए ना उसके बदले में। उसके बदले में अमेरिका क्या देने के लिए तैयार है? ईरान को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान पर पाबंदी हटाने के लिए वो तैयार नहीं है। आबनाए हुर्मुज का डबल ब्लॉकेड उसने कर दिया ईरान के, उसको वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। अब ईरान के एसेट्स जो उसने रोके हुए वो उसको क्या नाम है रिलीज करने के लिए आमादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस पे किस बात पर ईरान से कमेंट ले लेते हैं बाबर साहब से। ईरान जी बाबर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस वक्त रूसी सदर जो हैं वो चीन के दौरे पे हैं, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि चाबहार इतना एक्टिव नहीं है और ये खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान ने रूस को दावत दी है सीपैक में शामिल होने के लिए, गवादर के लिए, और पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। ये बिल्कुल, ये जो प्रेसिडेंट पुतिन का चाइना का विजिट है, ये किसी तरह भी इसको कम इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती रीजनल डेवलपमेंट्स के हवाले से, बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से। और इस वक्त जो रीजनल सिक्योरिटी सिनेरियो है उसके अंदर तो इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। माजी में भी जब ये दोनों सरबराह शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मिलते रहे हैं तो उसमें से बहुत सी अच्छी चीजें निकलती आई हैं। और इस वक्त भी ये गो के अनाउंस नहीं है कि ईरान के इशू पे मिल रहे हैं, बट बिटवीन द लाइन ये समझा जा रहा है कि ये मेन इशू यही है। और गवादर के जरिए सीपैक को ज्वाइन करना या जो चाइना यूरो एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एक्सपेंड करना, ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं। और मेरा ख्याल है कि ईरान इस वक्त जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उसकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो खत्म की जाए, उसकी ट्रेड ओपन की जाए। वो फ्यूचर इकोनॉमी सिक्योर करना चाह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि न्यूक्लियर का इस वक्त माहौल नहीं है कि उसकी एनरिच यूरेनियम को पास रखना या 3.5% या 3.8% पे इंसिस्ट करना। और इस वक्त जो नजर आ रहा है कि ईरान की ख्वाहिश ये है कि उसको वो सेफ डिपॉजिट करा दे कहीं भी, और कुछ साल बाद जो भी हालात हों उसके हिसाब से फिर आगे उसका पॉइंट उठाए। इस वक्त वो अपने एक तो राइट तस्लीम करवाना चाह रहे हैं कि ईरान हैज द राइट टू यूज न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर इट्स पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पर्पसेज। ये राइट तस्लीम हो जाए फिर वो उसको छोड़ने को भी तैयार है कि हम कितने अरसे के लिए इसको सस्पेंड करते हैं, लेकिन इमीडिएटली उनका ये है कि उनके सैंक्शन खत्म हो। उनका जो अमेरिका 25% है उनके एसेट्स डीफ्रीज करना कह चुका है, अब उससे मुकर रहा है। इनकी ये भी एक चाल है और उसपे भी वो आ जाएंगे। और उनका ट्रेड और जो ऑयल की ट्रेड खास तौर पे बिल्कुल ठीक है। हसान से एक शॉर्ट कमेंट ले लेते हैं इस पे। हसान, आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? इससे पहले हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो चीन का दौरा किया था और चीन की जानिब से ताइवान को भी जो है वो इस टेबल टॉक में शामिल किया गया था और ये भी कहा था चीनी सदर ने, शी जिनपिंग ने, कि ताइवान के मामले को संजीदा लिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने ये भी कहा था। आई थिंक सो जो है वो ऑब्वियसली किसी भी मुल्क के सदर का
किसी दूसरे मुल्क के अंदर जो दौरा है वो काफी अहमियत का हमल रखता है। और यके बाद दीगरे प्रेसिडेंट ट्रम्प का चाइना जाना और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन का बीजिंग में होना, ऑब्वियसली दिस टेल्स के जो है वो चाइना जो है वो डिप्लोमेटिकली काफी एक्टिवली एंगेज है सारी वर्ल्ड पावर्स के साथ। जहां तक बात है ताइवान की, वो चाइनीज ऑब्वियसली उसको अपना एक राइट समझते हैं, और उसके ऊपर जो है वो एक जो डिस्कशन या जो एक पॉइंट है कि वो एक अलग कंट्री के तौर के ऊपर वो चाइना जो है उसको तस्लीम नहीं करता। और आई थिंक सो वही चीज जो है वो रिले दोबारा प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी जो है वो की गई। ऑब्वियसली यूएस का एक बड़ा सख्त जो है वो पोस्टर है उसके ऊपर, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था ईरान के हवाले से वो देखने में जो आया है कि चाइना ने यूएस की इस बात की जो है वो उसके ऊपर एग्रीमेंट किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर जो है वो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, और जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के तहत जो है वो ईरान को जो है वो एटॉमिक जो एक बम है या उस एटॉमिक ममालिक की जो लिस्ट के अंदर जो है वो उसके अंदर आने से चाइना ने भी यूएस की उस बात के ऊपर एग्रीमेंट किया है। तो आई थिंक सो जो है वो चाइनीज ने बड़ा जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग पहले भी अपना 5 पॉइंट एजेंडा के अंदर जो है वो एक दिया था। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया पीरजादा साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे मखदूम साहब, कमोडोर साहब, अजीम सब्जवारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।